एप्लीकेशन का मतलब होता है इसका यूज, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली जो इसका एप्लीकेशन है वो इसकी प्रॉपर्टीज पर ही है, ठीक है, जो इसके गुण है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसका गुण, और उन गुणों से ही हम इसके फायदे लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब है कि इसका हमें क्या फायदा है, क्या यूज है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेजर का यूज जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये वेरी हाई इंटेंसिटी की बीम होती है, तो अगर हम किसी कन्वेक्स लेंस से इसको फोकस करें तो ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। नाउ बेटे, जो लोग वेल्डिंग जानते हैं, ठीक है, वेल्डिंग में क्या होता है कि दो मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक हाई मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक ज्वाइंट को गर्म करते हैं, ठीक है, और उतने हाई मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। उसके बाद एक वेल्ड बन जाता है, ठीक है, और उसको हम एक मतलब सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ते हैं, फिर एक वेल्ड बन जाता है और मेटल जुड़ जाते हैं, राइट। तो लेजर की सहायता से हम इतने हाई टेम्परेचर को, जो कि एक मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक का टेम्परेचर है, बगैर इलेक्ट्रिक आर्क के, क्योंकि वेल्डिंग एक्चुअली इलेक्ट्रिक आर्क से होती है, ठीक है, बगैर इलेक्ट्रिक आर्क के आप लेजर बीम की सहायता से उतने हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकते हो। कन्वेक्स लेंस से आप उसे फोकस करिए और इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा कि आपका मेटल मेल्ट होकर के दोनों मेटल्स मिल जाएंगे, फिर उनको एनीलिंग कीजिए, उनको सॉलिडिफाई कीजिए और एक वेल्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो लेजर का यूज जो है वो वेल्डिंग में होता है। आपको किसी भी प्रकार की मैकेनिकल मशीन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कटिंग में आपको काटने के लिए आपको एक कटर चाहिए होगा, ठीक है, आपको छेद करना है तो उसके लिए एक बोरर ड्रिलर चाहिए होता है, बोर जो करता है, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन चाहिए होती। तो आपको किसी ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है, आपको कटिंग के लिए किसी भी तरह के कटर की आवश्यकता नहीं है। लेजर कोई हार्ड से हार्ड चीज को भी काट सकता है और होल्स कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इसका तीनों का कारण केवल यही है, इसकी इंटेंसिटी जबरदस्त है, हथियार है ये, ठीक है। तो ये वेल्डिंग में भी यूज हो सकता है, होल्स छेद करने में भी यूज हो सकता है, मशीनों की आपको आवश्यकता ही नहीं है, कटर की तरह से भी यूज होता है। ये सब इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और इस तरह आप बहुत से कॉस्ट को, बहुत सी फ्यूल की कॉस्ट को, बिजली की कॉस्ट को बचा सकते हो केवल लेजर यूज करके फैक्ट्रियों में, ठीक है। देन सेकंड एप्लीकेशन है इसकी मेडिकल एप्लीकेशन। तो लेजर क्या है, जैसे मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी डायरेक्शनैलिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये जो है स्प्रेड नहीं होता है, इसकी जब बीम जितना ज्यादा डिस्टेंस चलती है तो स्प्रेड ज्यादा नहीं होती है कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट, वेरी वेरी स्मॉल स्प्रेड होता है। तो ये बहुत नैरो बीम होती है, इसी वजह से ये ऐसे ऑपरेशंस कर पाती है जो बारीक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आंखों के ऑपरेशन है, आई सर्जरी, जब किसी को लेंस हटाना होता है अपना, ठीक है, तो लेजर कीरेटोनॉमी एक मेडिकल टेक्निक है जिससे कि लोगों के चश्मे उतरते हैं, ठीक है। तो आई की लेजर कीरेटोनॉमी करा के आप आई सर्जरीज में आप जो है दांतों की डेंटल डिके में, दांतों में सड़न अगर है तो उनको दूर कर सकते हैं आप। और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, कैंसर तो वो डैमेज सेल्स होते हैं जिनमें ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर को नष्ट करें, केवल ट्यूमर को ही नष्ट करें, आसपास के सेल नष्ट ना हो जाए। कैंसर जब ट्रीटमेंट करेंगे, कैंसर थेरेपी करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो लेजर जो है क्योंकि बड़ा सेलेक्टिव एक्शन रखता है, क्योंकि ये बहुत नैरो होता है, तो केवल उन्हीं सेल को नष्ट करेगा जो कैंसेरियस हैं, नॉन कैंसेरियस वालों को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैंसर थेरेपी में इसका यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल डिके में दांतों की सड़न को हटाने के लिए, और आंखों के ऑपरेशन के लिए लेजर कीरेटोनॉमी कराई जाती है। इन सब का कारण केवल ये है कि ये नैरो बीम है, इट इज हाईली हाईली डायरेक्शनल, जो भी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई है पीछे, ठीक है। तो ये इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। देन बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या हैं। तो लेजर बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर जो है ना, जितना ज्यादा ट्रेवल करता है उतना ही ज्यादा जो स्प्रेड होता है इसका वो कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। नाउ मैं मतलब एक चीज आप देखें कि अगर मुझे किसी हेवनली बॉडी का सपोज डिस्टेंस नापना है, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सपोज मून है, ठीक है, ये सपोज कोई हेवनली बॉडी, लेट मी टेक मून, वेरी स्मॉल, अर्थ के कंपैरिजन, ठीक है। मुझे डिस्टेंस निकालना है कि मून का अर्थ से कितना है,
अगर मैं नॉर्मल लाइट लेता तो बेटे देखो नॉर्मल लाइट का हिसाब तो ये होता, वो ऐसे जाती ऐसे, और यहाँ इसी पॉइंट से ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, और मून पे भी कुछ गिरती ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे पता नहीं कौन सी चीज है और यहाँ पता नहीं कौन सी चीज है, ये रिफ्लेक्टेड होकर आती वापस, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ लाइट जो है फैलती है, ठीक है। e की पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा टी, वो जो तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, ठीक है। तो वो वही कह रहा है कि लेटरली ये लाइट जो है अनंत दूरी तक स्प्रेड करती है, इसकी टेंडेंसी स्प्रेडिंग की होती है। नाउ अगर कोई कहने की बात है कि मैं डिस्टेंस नाप लूं कि मुझे यहाँ पर लाइट को भेजने से और वापस आने तक कितना समय लगा, ठीक है, मान लीजिए मुझे वो समय मिलता है भेजने से लेके आने तक समय मिलता है टोटल t, ठीक है। तो मैं इस t का अगर हाफ कर दूं तो मुझे t/2 मिलता है। तो t/2 की अगर मैं प्रकाश की गति से गुणा कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मेरी अर्थ से कितना दूर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जितने में वो वहां पहुंचेगा रिफ्लेक्ट होकर आएगा वो समय इक्वल होगा, तो इसलिए मैंने उसका हाफ किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई लाइट बीम यहां से आ रही है, यहाँ पता नहीं क्या चीज है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मून से ही टकराई है? वो हो सकता है किसी और चीज से टकराई हो, यहाँ भी पता नहीं कौन सी चीज हो सकती है, तो वो मेरी जो एक्यूरेसी है वो गलत हो सकती है। तो इसलिए मैं लाइट से यूज नहीं कर सकता हूँ, लाइट को यूज नहीं कर सकता हूँ किसी भी हेवनली बॉडी के डिस्टेंस को नापने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सपोज इज मून, ठीक है। सो अगर मुझे लेजर यूज करना है तो बेटे लेजर भेजूंगा यहाँ से सीधा, ठीक है, मून पर। तो ये लेजर जाएगा और ये लेजर मून से टकरा के वापिस आएगा। नाउ आप देख रहे हो लेजर स्प्रेड नहीं कर रहा। अगर स्प्रेड तुम कहते भी हो ना बेटे, इसका स्प्रेड मून तक पहुंचते पहुंचते केवल 50 किलोमीटर का होगा, केवल 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर का मतलब है कि मून के बहुत इजीली किसी भी सरफेस पे 50 किलोमीटर का स्प्रेड लेगा केवल, ठीक है। तो आएगा जो मेरा सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वो मून से ही आएगा, किसी दूसरी वस्तु से नहीं। लेकिन यहाँ जो लाइट है वो तो पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर का स्प्रेड ले चुकी है, करोड़ों किलोमीटर का स्प्रेड ले चुकी है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये यहाँ से टकरा के वापिस आएगा। मैं टाइम रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने भेजने से रिसीविंग का टाइम कितना लिया, उस टाइम का मैं आधा कर दूंगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुणा कर दूंगा, क्योंकि लेजर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलता है, ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा कि मून का डिस्टेंस अर्थ से क्या है। इस तरह मैं किसी भी प्लैनेट के डिस्टेंस को जान सकता हूँ, ठीक है। तो ये लेजर का एक फायदा है कि ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। जैसे ये शब्द लिखा है, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। लाइट क्यों नहीं कर सकती वो अब आपको कारण समझ में आ रहा है, बिकॉज ये चलने के साथ स्प्रेड कम करता है। दूसरी बात है कि यही कारण है कि ये कम्युनिकेशन में फाइंड करता है अपने यूज को, क्योंकि अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट से करना है, अंतरिक्ष यात्री से करना है, वही तो एक अच्छा कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन एयरफोर्स के हवाई जहाज के साथ करना है, ठीक है। तो ऑल दीज कम्युनिकेशन, जैसे अब देखो क्या होता है कि अगर कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो ये जो अर्थ है ना हमारी, इसमें इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जब कोई अंतरिक्ष यान इस एटमॉस्फेयर में बाहर से एंटर करता है, जैसे ये एक स्पेसक्राफ्ट बाहर से आया, ठीक है, तो एक प्लाज्मा लेयर बन जाती है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। अर्थ रेजिस्टेंस लगाएगी अपना, तो अर्थ रेजिस्टेंस लगाती है तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। तो वो जो प्लाज्मा लेयर हो जाती है, वो प्लाज्मा लेयर जो है रेडियो वेव्स उस प्लाज्मा लेयर में एंटर नहीं कर पाती है। रेडियो वेव से ही तो कम्युनिकेशन होती है। एयरफोर्स के हवाई जहाज से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो क्योंकि उससे रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन होता है अर्थ से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंतरिक्ष उड़न तस्त्री की, अंतरिक्ष यान की। अंतरिक्ष यान जब एंटर करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाहर से, तो एक्सेसिव हीटिंग के कारण प्लाज्मा लेयर डेवलप हो जाती है चारों तरफ इस यान के। ये प्लाज्मा लेयर रेडियो वेव्स के द्वारा पेनिट्रेटेड नहीं होती है, तो हमें लेजर को भेजना पड़ता है। तो लेजर जो है वो प्लाज्मा लेयर को पेनिट्रेट करके यान से टकराता है, और यान से टकरा के वापस पृथ्वी पे आता है और हमारा यान से कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से लेजर एक कम्युनिकेशन में यूज होने वाली बीम है। क्लियर हो रही है बात, हाउ इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन? बिकॉज रेडियो वेव्स कैन नॉट डू दोज थिंग्स व्हाट लेजर कैन डू।
How is it used for measuring long distances? Because ordinary light cannot measure long distances, what laser can do. समझ रहे हैं? बिकॉज ये तो स्प्रेड नहीं होता, तो मून तक भी जाएगा केवल 50 किलोमीटर तक स्प्रेड होकर वापस आके हमें मून का एक्यूरेट डिस्टेंस बताएगा कितना दूर है। और ये एक और पॉइंट है कि कम्युनिकेशन में ये इस वजह से भी यूज होता है क्योंकि इसकी जो बैंड विड्थ है वो नैरो है ना बेटे। बैंड विड्थ वही होती है स्पेक्ट्रल विड्थ जो मैंने आपको बताई थी, डेल्टा लैम्डा, ठीक है। या तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कह लो या आप इसे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कह लो। वेव नंबर होता है डेल्टा म्यू बार, ठीक है, वो वेवलेंथ का उल्टा होता है, डेल्टा म्यू बार, बार लगाते हैं ऐसे करके, ये वेव नंबर होता है, इसको बैंड विड्थ कहते हैं। तो लेजर की बैंड विड्थ बहुत स्मॉल नैरो होती है क्योंकि ये कोहेरेंट है, वेरी हाई गुड कोहेरेंट सोर्स, अभी पीछे पढ़ा आपने। तो बेटे जितनी ज्यादा कोई बीम बैंडविड्थ नैरो रखती है उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, उसके अंदर डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है और उसके अंदर नॉइस का इंटरफेरेंस कम हो पाता है। नॉइस समझते हो, जो आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है उसको नॉइस बोलते हैं। तो अगर बैंडविड्थ नैरो होती है तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है और नॉइस भी कम जनरेट होती है, तो आपका सिग्नल जो है वो इजीली ट्रांसमिट कर सकता है और आपकी डेटा डिस्टोर्टेड नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डेटा का डिस्टोर्शन नहीं होता है। सो ऑल दीज, क्योंकि तुम इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेजर कितनी अच्छी चीज है। इसका यूज कम्युनिकेशन में हो गया, ठीक है, बिकॉज ये जो है स्पेस क्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन करता है जहां पर हमारा रेडियो वेव फेल हो जाती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस को नापने में मेजर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट में, जहां पर हमारी ऑर्डिनरी लाइट नहीं कर सकती है। इसकी बैंडविड्थ बहुत नैरो होती है इसलिए इसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, नॉइसेस इंटरफेरेंस कम डेवलप होता है, तो हमारा सिग्नल लेस डिस्टॉर्शन के साथ जहां तक हम भेजना चाहते हैं वहां तक चला जाता है। ऑप्टिकल फाइबरों के अंदर अभी ऑप्टिकल फाइबर आगे आ रहे हैं, अब लेजर को ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है, ठीक है, वो अभी इस यूनिट का सेकेंड हाफ है। क्लियर हो रही है बात? तो दीज 3 एप्लीकेशंस आर द मेन एप्लीकेशंस। नाउ कम टू दी मोर एप्लीकेशंस। ये यहां तक कुछ पूछना है? यहां तक बात समझ में आ गई? सर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और एक बार और बता दियो। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एक बार और। अच्छा, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ये है कि लेजर का जो यूज है ना वो कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली हम कर रहे हैं यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट के साथ, नॉट एयरफोर्स के हवाई जहाज। एयरफोर्स का हवाई जहाज तो रेडियो वेव से हो जाएगा। क्या होता है कि जब स्पेस क्राफ्ट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो वेरी हाई अर्थ के रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इस स्पेस क्राफ्ट के चारों तरफ एक प्लाज्मा लेयर बन जाती है, प्लाज्मा लेयर, ठीक है। नाउ जब मैं रेडियो वेव्स को पृथ्वी से भेजता हूं तो ये प्लाज्मा लेयर से एंटर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा अगर हम रेडियो वेव्स साधारण भेजेंगे स्पेसक्राफ्ट को। तो लेजर जब मैं भेजता हूं, लेजर की टेंडेंसी होती है कि वो ये जो प्लाज्मा लेयर होती है उसको पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके वो स्पेसक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होता है और एक कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म सेटअप हो जाता है और हम स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये तो इसका यूज है कम्युनिकेशन में। दूसरा इसका यूज कम्युनिकेशन में इस वजह से भी है कि इसकी जो बैंड विड्थ है वो नैरो है, स्पेक्ट्रल विड्थ जो है वो डेल्टा लैम्डा स्मॉल है, तो इसकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि नैरो बैंड विड्थ मतलब हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी, और जो इसमें नॉइस जनरेट होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बैंड विड्थ ज्यादा होती है नॉइस उतनी ज्यादा होती है, वो भी कम होगी, तो इसलिए डिस्टॉर्शन लेस रहेगा हमारा सिग्नल। डिस्टॉर्शन तो बुरी चीज होती है, डिस्टॉर्शन लेस रहेगा हमारा सिग्नल जब, और हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को डिस्टॉर्शन लेस ही भेज सकते हैं। तो ये इसका यूज है, ठीक है, इन कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स नैरो बैंडविड्थ। देन हमने बात करी लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट की। कहने को तो हम किसी भी हेवनली बॉडी का डिस्टेंस प्रकाश से कर सकते थे, प्रकाश को यहाँ से भेजो और वो कहीं से टकरा के वापस आएगा तो हम उसके टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे और उस टाइम का आधा कर देंगे और वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुणा कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा वो वस्तु हमसे कितनी दूर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रकाश क्योंकि डिस्टेंस के साथ फैलता चला जाता है, तो अगर वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो चीज का डिस्टेंस मैं नापना चाह रहा हूँ ये उसी चीज से रिफ्लेक्शन हो रहा हो सकता है कहीं और से भी आ रहा हो, तो मेरा एक्यूरेट नहीं हूं, मैं गलती कर रहा हूं। तो लेजर को यूज करो बजाय साधारण रोशनी के, क्योंकि लेजर जो है फैलने को तो ये भी फैलेगा क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये नैरो है, कोहेरेंट है। कोहेरेंट होने के कारण
इसकी डायरेक्शनलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता चला जाता है, इसका जो स्प्रेड है वो कम होता है कंपेयर टू लाइट। तो अगर ये चंद्रमा तक भी पहुंच जाए तो केवल 50 किलोमीटर का स्प्रेड लेगा, यहां से मेरठ तक केवल 50 किलोमीटर तक का, ठीक है, मून तक पहुंचते पहुंचते। और वहां से जो है ये टकरा के वापस आएगा पृथ्वी पर, तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम में ये वापस आया, तो हम उस टाइम का आधा कर देंगे और उसके बाद सी से गुणा कर देंगे, हमें मून का डिस्टेंस पता चल जाएगा हमसे कितना है। तो इस तरह से लेजर लॉन्ग डिस्टेंस के मेजरमेंट में यूज हो रहा है, हेवनली बॉडीज के डिस्टेंस को नापने में यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इट्स नैरो बैंडविड्थ। मेडिकल तो आप समझ ही गए हैं, मेडिकल ऑपरेशन, बारीक ऑपरेशन में इसका यूज होता है क्योंकि ये नैरो है। जितने भी हमारे सटीक ऑपरेशन होते हैं उनको हम लेजर से ही करेंगे। रेडिएशन एक्सपोजर वाले जितने डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं वो सारे लेजर से होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं इसकी फर्दर एप्लीकेशंस की। नाउ इसकी बात करते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं। तो बेटे साइंस में लेजर जो है ना, जैसा आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ना है, ब्रैग्स लॉ है, जैसे डिफ्रैक्शन का लॉ होता है ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ब्रैग्स लॉ आपने सबने 12th में पढ़ा है। इसका जो एंड रिजल्ट आता है वो आता है एन लैम्डा। लैम्डा इज दी मोनोक्रोमेटिक बीम की वेवलेंथ, एन इज दी ऑर्डर, ठीक है। दिस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d, d इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, साइन एन लैम्डा 2d साइन थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा ब्रैग्स लॉ होता है। तो ब्रैग्स लॉ में बेसिकली हम कौन सी बीम यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक। डिफ्रैक्शन बनाने के लिए मोनोक्रोमेटिक से हम कोहेरेंट बनाते हैं, कोहेरेंट से फिर हम डिफ्रैक्शन प्राप्त करते हैं। तो बेटे बेसिकली मैंने आपको बताया लेजर तो बहुत बहुत अच्छा कोहेरेंट है, बहुत बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो अगर मुझे ब्रैग्स लॉ करना है, ब्रैग्स के पैटर्न देखने हैं, तो बेटे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाने के लिए मैं लेजर बीम का यूज कर सकता हूँ। मुझे न्यूटन रिंग्स देखनी है तो मैं लेजर बीम का यूज कर सकता हूँ। मुझे बेस्ट डायमीटर दिखाई देगा, इतना गाढ़ा, इतना सटीक कि आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी सुंदर न्यूटन रिंग बनेगी। लेकिन मैं लैब में इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक तो महंगा है, दूसरे डेंजरस है। पता चला आपने आंख में मार लिया, तो अगर आंख में किसी बच्चे के लग गया तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। तो आंख जो है नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका यूज जो है लॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारा ब्रैग्स लॉ है, ठीक है। हमारे इंटरफेरेंसेस हैं न्यूटन रिंग्स के कारण, फिल्म्स में इंटरफेरेंस अभी आप पढ़ोगे यूनिट 4 में। इन सब में हम लेजर को एज ए मोनोक्रोमेटिक बीम यूज करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी कोहेरेंट बीम है, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक यूज है, जो इसके गुण है उसी के कारण ही इसके फायदे हैं, ठीक है। देन इसकी दूसरी बात है, लेजर इज यूज्ड इन होलोग्राफी। ये क्या चीज होती है, होलोग्राफी, विच इज लेंसलेस फोटोग्राफी। आपने बेटे अगर कभी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाना है तो उसमें आप जरूरी होते हो ना, आपके बगैर आपका फोटो नहीं बन सकता ना, ठीक है। तो आप जाते हो और फोटोग्राफर जो है कैमरा, लेंस वाला एक कैमरा होता है, उसमें आपकी फोटो को कैप्चर कर लेता है और फोटोग्राफिक फिल्म पे आपकी इमेज आ जाती है और फिल्म को डेवलप करके आपका फोटो बनाता है। यही तो तरीका है फोटोग्राफी का। तो बेटे होलोग्राफी जो है ये एक ऐसी फोटोग्राफी है जिसमें लेंस की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेंस की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, यानी कि आई डोंट नीड एनी कैमरा टू डेवलप योर फोटो, ठीक है। दूसरी बात, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बगैर आपकी इमेज बना सकता हूँ, ठीक है। ये इस होलोग्राफी का फायदा होता है। तो कैसे होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका हम एक रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका समझते हो, उसकी एक कॉपी, ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमें शुरू में तो चाहिए उसकी कॉपी को बनाने के लिए, ठीक है। और उस कॉपी को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कैप्चर कर लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को हम थोड़ा डेवलप करते हैं और उसे होलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोग्राम। तो होलोग्राम बेसिकली एक फोटोग्राफिक प्लेट है जिस पर एक ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल रेप्लिका को मैंने कैप्चर किया, ठीक।
उसके बाद मैं उस होलोग्राम पर, जैसे ये होलोग्राम इस तरह का कोई पैरेललोग्राम टाइप का बनता है, ऐसे बनता है होलोग्राम, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह होलोग्राम बना, इस पर एक ऑब्जेक्ट की मैंने रेप्लिका जो है वो कैप्चर करी, इसको मैं लेजर बीम से इल्यूमिनेट करता हूँ दोबारा से, ये लेजर बीम आती है ऐसे करके, ठीक है। तो दो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन हो जाता है इस बीम का, ये रिफ्रैक्ट होती है ऐसे, ये सारी बीम रिफ्रैक्ट हो जाती हैं इस तरह, ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बनती है रियल इमेज, ठीक। और एक जो है ये सारी सारी जो है ये डिफ्रैक्ट होती हैं, डिफ्रैक्शन दिखाती हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन हो रहा है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, भाई वेव फ्रंट गिरा इस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, और ये सारी डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्टेड यहाँ पे फिर आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हुई ऊपर की तरफ, ये हुआ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एक हुआ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक गई, झुककर फिर वो बाहर आई, ठीक है। तो यहाँ पर बनी एक कैसी इमेज, रियल इमेज, ये तो बनी रियल इमेज। और यहाँ पर हमारी आंखें होंगी, दिस इज आवर आईज, ठीक है। तो हम ऐसे देख रहे हैं, ये डिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर इसकी बनी वर्चुअल इमेज, ये बनी वर्चुअल, डिफ्रैक्शन से बनती है वर्चुअल और रिफ्रैक्शन से बनती है रियल। इस रियल इमेज को मैं स्क्रीन पर ले सकता हूं, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ली जाती है। और वो जो बच्चों का फीटा नहीं होता था, जो कि छोटे बच्चे खेलते हैं, कुत्ता बिल्ली बन जाता है फीटे को चलाने से, फीटा चलता है तो कभी कुत्ता दिखता है ऐसे, चलो बिल्ली बन जाती है कुत्ता, इस तरह से वो चलाते रहे ना बच्चों की, तुम खेले हो बचपन में, वो बेटे ये वाली इमेज होती है रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज को आपने जो है स्क्रीन पर कैप्चर कर लिया, और ये जो वर्चुअल इमेज है इसको तुम फोटोग्राफिक फिल्म पर डेवलप करके उस आदमी की इमेज बना सकते हो, उस आदमी का फोटो बना सकते हो। तो वर्चुअल इमेज से आप फोटो बना सकते हो, और रियल ठीक है। तो ये एक लेंसलेस फोटोग्राफी होती है। सो ये फिर इसका एक और पॉइंट है कि ये मास स्पेक्ट्रोग्राफी में यूज होता है और आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। तो बेटे आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एक ही एलिमेंट के दो एटम जिनका मास नंबर अलग होता है, तो उसको आइसोटोप कहते हैं। जैसे कि 8O16 8O17 ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों एटम को आयन बना लेते हैं, तो ये चार्ज फॉर्म में होते हैं। जब हम इन आयंस को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में इन पे लॉरेंस फोर्स लगती है, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स लगकर तुम्हें पता है कि एक रेडियस, लॉरेंस फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेंगे, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है, देखो तुम्हें 12th से याद आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का चार्ज q, और मैग्नेटिक फील्ड v। याद आ गया ये mv अपॉन qb। तो बेटे क्या होता है कि ये चार्ज तो कांस्टेंट है, क्योंकि आपने उसको आयन बनाया तो दोनों को +1 कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, उसमें जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो भी कांस्टेंट है, तो उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुई इनकी वो भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी दोनों की सेम है। आपका मास अलग है, क्योंकि एक है 8O16 एक है 8O17, तो ये मास डिफरेंट होने से ये रेडियस डिफरेंट आएगा। तो क्या होगा कि एक पार्टिकल स्क्रीन पर ऐसे आएगा, दूसरा वाला पार्टिकल स्क्रीन पर ऐसे आएगा, इनके रेडियस अलग आ जाएंगे, तो ये सेपरेट हो गई बीम्स। तो ये जो जिस चीज से प्रकाशित किया जाता है वो स्क्रीन, उसको लेजर कहते हैं। तो इस तरह से ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रिंसिपल है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम दो आइसोटोप्स को आयन में चेंज करके उनको मैग्नेटिक फील्ड में गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाना ही पड़ेगा उन्हें चलाने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड से लॉरेंस फोर्स लगती है इन पर। तो ये रेडियस आता है mv अपॉन qb, b कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
ये मास अलग होने से रेडियस अलग आता है, और इस रेडियस को हम देख लेते हैं लेजर बीम से इल्यूमिनेट करके, और इस तरह सेपरेशन हो जाता है आइसोटोप्स का A216 का A217 से। क्लियर हो गई बात? तो ये सब है लेजर की साइंटिफिक एप्लीकेशन, तो ये इतना एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मेरे को तो आज यही बताना था